वेदी मंदिर और नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले इस घंटे की हेडलाइंस। एनडीए की ओर से जल्द पेश होगा सरकार बनाने का दावा। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक कल। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा नेता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को सौंपी नवनिर्वाचित सांसदों की सूची। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी के बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक संपन्न। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। तीसरे कार्यकाल के लिए दुनिया भर के नेताओं से मिल रहे बधाई संदेशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया आभार। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जताई उम्मीद। इंडी गठबंधन ने फिलहाल विपक्ष में बैठने का लिया फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सही समय पर लेंगे सही फैसला। विपक्ष के नेताओं के भी मेलजोल का सिलसिला जारी। बेंगलुरु में एससी निगम फंड घोटाले में कर्नाटक सरकार के मंत्री नागेंद्र देंगे इस्तीफा। एससी निगम फंड मामले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप। इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने किया था प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद सियासी हलचल तेज। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के आवास पर हुई अहम बैठक। एनडीए की बैठक के विषयों के आगे की रणनीति पर चर्चा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से मतगणना के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर टीएमसी सरकार पर लगाया आरोप। राज्यपाल से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने का अनुरोध किया। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश। हथनी कुंड बैराज के रास्ते दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी न होने का दिया निर्देश। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को नई सरकार का इंतजार है। एनडीए को मिले बहुमत के बाद भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, जिसके बाद देश में फिर एक बार मोदी सरकार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं इस बीच दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस पूरी बैठक के बारे में जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने। वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और सबके मन में ये जिज्ञासा है, सबके जहन में ये सवाल है कि आखिर क्या कुछ निकला है इस बैठक से? ये देखिए, दो वजहों से बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। एनडीए के नेता तो पहले ही सर्वसम्मत से चुने जा चुके हैं और उसके बाद दावा पेश किया जाएगा एनडीए के नेताओं की तरफ से जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को औपचारिक तौर पर सरकार बनाने के लिए अनुरोध करने के लिए दावा पेश किया जाएगा। और आज इस बैठक में एनडीए के सहयोगियों से बातचीत के लिए जो अधिकृत किए गए थे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, कि वो सहयोगियों से बात करें। जेडीयू, टीडीपी, इन सहयोगियों के साथ तमाम जो सहयोगी हैं वो क्या चाहते हैं, सरकार गठन में क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए या उनकी क्या राय है
क्या वो चर्चा विमर्श का जो दौर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार जब बनने जा रही है तो किसको मंत्री बनाया जाना है, कितने मंत्री बनेंगे, ये सारा अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। लेकिन चूंकि एक सहयोगी दलों के साथ सरकार बनानी है और उसमें पार्टी की तरफ से बातचीत की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए इन 3 नेताओं को अधिकृत किया गया था और 3 नेताओं ने माना जा रहा है कि एनडीए के नेताओं से बातचीत करने की एक खाका, एक पृष्ठभूमि बना ली है। कल ही थोड़ी जब एनडीए की बैठक हुई थी तो उसमें एक अनौपचारिक चर्चा हुई थी और सभी एनडीए के सहयोगी दलों ने अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना किसी डिमांड के एक सपोर्ट दिया था। हालांकि आज हमने देखा कि केसी त्यागी जो जेडीयू के नेता है उन्होंने तमाम बातें कही इस बात के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने जा रहा है और तमाम मुद्दों पर ये कहा कि हाँ एनडीए के पूरी तरह से जेडीयू साथ है। तो जब सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनती है तो सहयोगी दलों की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना होता है। इस बात को बीजेपी बखूबी समझती है और इसीलिए 3 सबसे वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम जानते हैं कि सबसे शीर्ष नेता है, उसके बाद आप देखें गृह मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन 3 नेताओं ने वो जिम्मेदारी उठाई, एक तरह से मोर्चा संभाला है एनडीए के सहयोगियों से बात करने के लिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो। देखिए बात इस पर नहीं हो रही कि आप को कोई क्या डिमांड है या कुछ है। दरअसल चूंकि सरकार में सबकी भागीदारी होगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अपनी तरफ से एक प्रस्ताव बीजेपी रखेगी कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे सरकार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल उनकी अगुवाई में जो सरकार होगी उसमें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को जगह मिलेगी। लेकिन ये सही बात है कि जब सहयोगी दलों की सरकार में भागीदारी होती है तो उनकी कुछ आकांक्षाएं भी होती है, तो उसको लेकर हम देख रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़ी है, जो सूत्र बता रहे हैं। इन्हीं आकांक्षाओं की बात करते हैं। दरअसल क्या कोई फॉर्मूला तय हुआ है, कौन मंत्री किस आधार पर मंत्री बनाया जाएगा, सहयोगी दलों को किस तरह से मंत्री पद दिए जाएंगे, या जो अपने दल के लोग हैं उनमें क्या प्रायोरिटीज कैसे रखी जाएंगी? कई नए लोग जीत कर आए हैं, कई पुराने जो सहयोगी या ये कहा जाए कि साथी जो रहे हैं बीजेपी के, वो चुनाव हार भी गए हैं। देखिए बीजेपी की प्राथमिकता तकरीबन साफ है, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी 2019 के बाद जब फेरबदल हुआ था तो उसमें दी गई थी और इतिहास में सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री केंद्र में मोदी सरकार की कैबिनेट में बने थे। कुछ चुनाव वाले राज्य हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, वहां पर कुछ खास ध्यान रखा जा सकता है। जहां तक सहयोगियों का सवाल है, 2 फार्मूले पे बात हो रही है जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो बड़े दल है सहयोगियों के, जिनकी 250 से ज्यादा सांसद आए हैं, खासतौर पर 2 प्रमुख दल जेडीयू और टीडीपी, उनको कितने मंत्री पद देने हैं उस पर एक चर्चा हो रही है कि कम से कम 2 मंत्री पद कैबिनेट इन दोनों को दिए जाए, एक राज्य मंत्री भी अलग से दिया सकता है। लेकिन जो छोटे दल हैं जिनकी 5 से कम संख्या है, एलजेपी की तो 5 है, लेकिन कई ऐसे दल हैं जिनकी 1 या 2 सिर्फ सांसद जीत कर आए हैं, वहां से भी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ये संकेत मिले हैं। यानी पूरी कोशिश होगी कि जितना संभव हो सके उतना एनडीए के सहयोगी दलों को हिस्सा दिया जाए, भले ही उनकी सदस्य संख्या उतनी ज्यादा न हो। तो 2 फार्मूले सहयोगी दलों के हिसाब से वो तय करने की कोशिश की जा रही है और सहयोगी दलों में अधिकांश ने ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ दिया है कि उन्हें जो उचित लगता है वो सरकार के मुखिया होंगे। अगली सरकार उनके अगुवाई में संभवतः अब कहा जा रहा है 9 तारीख को शपथ लेगी, तो वो जो फैसला लेंगे वो सभी सहयोगी दलों को मान्य होगा। लेकिन बीजेपी एक तरह से देखें, जब 3 लोगों को अधिकृत किया गया है तो ये चाहती है कि एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर सभी जो प्रमुख दल हैं उनको कोशिश की जाए कि अधिकतम भागीदारी जहां तक संभव हो सकता है। तो इसलिए पूरी बातचीत की प्रक्रिया हो रही है। अब ये बात है कि मंत्रालय किसके पास होगा, देखिए अहम मंत्रालयों पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन अभी तक जो इस तरह हमने देखा 2014 हो 2019 हो, एनडीए के सहयोगी साथ थे, सरकार में हिस्सेदारी भी थी। जो प्रमुख मंत्रालय जिन्हें हम कहते हैं वित्त मंत्रालय, डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे या विदेश मंत्रालय, वो बीजेपी के पास रहा है और इसी बात की संभावना अभी भी है कि वो बीजेपी के जो सांसद हैं उनके जो मंत्री बनेंगे उनके पास रहेगा। इसके बाद तमाम मंत्रालय बनते हैं। रेल मंत्रालय पर बहुत सारी अलग अलग चर्चाओं की खबर आ रही है कि बहुत पहले ये एनडीए में देखें तो सहयोगी दलों के पास रहा था, लेकिन क्या
वो मंत्रालय अभी हम पिछली सरकार में अगर देखें, कल जो मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया है कार्यवाहक, हम जानते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उसमें अश्विनी वैष्णव के पास वो रेल मंत्रालय था। तो क्या रेल मंत्रालय इस बार भी बीजेपी के पास होगा? इस पर बहुत चर्चा हो रही है। बहुत सारे प्रश्न हैं, अटकलें हैं जिनके बारे में, अहम प्रश्न जिनके बारे में सवाल उठाया जा रहा है और लोगों के जहन में ये सवाल आना वाजिब भी है, क्योंकि जब सरकार गठन की बात होती है तो सबको लगता है कि आखिर हमारे मंत्री कौन बन रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इससे पहले कि हम सरकार गठन की और खबरें आपके सामने लेकर आए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप MDH का जर्नी और जीरा सिप जीरा सिप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मोदी सरकार 3.0 की तैयारियों के बीच अब कल का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है, जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का भी नेता चुना जाएगा। कहा जा रहा है कि कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद ही एनडीए की ओर से राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से थोड़ी दूर है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े के पार है। तो देश भर से चुने गए एनडीए के सांसद कल दिल्ली में जुटेंगे और कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। और 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की व्यापक सूची मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति को सौंपी। सूची राष्ट्रपति को सौंपे जाने के बाद 18वीं लोकसभा के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने बुधवार को 17वीं लोकसभा भंग करने का आदेश दिया था। जब चुनाव पूर्ण हो गया तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपने अपने सर्टिफिकेट्स हमें भेजे, उसको एक लिस्ट करके पूरी नोटिफिकेशन इशू करके वो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को अभी दिया। उसके बेसिस पर अब 18th लोकसभा का गठन की प्रक्रिया हमारी तरफ से पूरी हो गई और इलेक्शन का कार्य अब ख़त्म हुआ और हमने वो लिस्ट सभी नवनिर्वाचित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की महामहिम जी को देकर अपने कार्य का, अपने दायित्व का आज पटापेक्ष किया। नवनिर्वाचित सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
दोस्तों 18वीं लोकसभा के लिए हुए लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि कुल मतदाताओं का 65.79% है। चुनाव आयोग द्वारा 7वें चरण के अंतिम आंकड़ों को जारी करते हुए बताया गया है कि 7वें चरण में 63.68% मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के प्रतिशत से ज्यादा रहा। महिलाओं का प्रतिशत 64.72 जबकि पुरुषों का प्रतिशत 63.11 रहा। 2024 के चुनाव को राज्यवार देखा जाए तो सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत लक्षद्वीप से 84.16% रहा, जबकि सबसे कम प्रतिशत 56.19 बिहार से रहा। 80% से अधिक मतदान वाले राज्यों में लक्षद्वीप के अलावा त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश भी शामिल रहे। सबसे कम मतदान वाले राज्यों में बिहार के बाद मिजोरम और उत्तर प्रदेश शामिल रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए देश दुनिया से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्राध्यक्षों का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा, अपने प्रिय मित्र इमैनुअल मैक्रों को फोन कॉल पाकर बहुत प्रसन्न हूं। उन्हें 2047 के रोड मैप को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत कराया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की ओर से मिली बधाई संदेश पर उनका आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा कि अपने प्रिय मित्र एंथनी एल्बनीज से बात करके बहुत खुशी हुई। बधाई और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उन विदेशी नेताओं में शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगी। शेख हसीना कल ढाका से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन से उन्हें अपने बांग्लादेशी समकक्ष से बातचीत की थी। तो दिल्ली आएंगे शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे ओडिशा और आंध्र प्रदेश की, जहां सरकार गठन की तैयारियां तेज हो रही हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर ओडिशा से, जहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बिहारी धल और भारत निर्वाचन आयोग के अपर सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओडिशा विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपी। राज्यपाल ने ओडिशा में शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना संपन्न कराने के लिए उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कहा कि चुनाव बेहद अभूतपूर्व है और वह आज भी किसी भी शक को दूर करने के लिए सभी का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में अपनी तैयारी के बारे में कहा कि अब हम अपने
चुनाव के लिए जुट जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हमारे संवाददाता ऋषि कुमार से विशेष बातचीत की। 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस समय हमारे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव अब संपन्न हुए हैं, कह सकते हैं कि अंत भला तो सब कला, और भारत की जो डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में संदेश गया है कि हमने विवाद रहित चुनाव संपन्न कराए। अच्छा है, हमेशा से देखिए ये सॉफ्ट पावर है हमारी कंट्री के, ये हमारी कंट्री का जो इकबाल है, जो लोकतंत्र के सही तरीके से चुनने से 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। हम सबसे पुराने हैं, सबसे बड़े हैं, सो बड़ा होना तो खाली क्वांटिटी हुई, बट क्वालिटी। हर वोटर जिसको वोटर लिस्ट में होना चाहिए वो वोटर लिस्ट में है, बच नहीं सकता। जिसको वोटिंग देने जाना चाहिए वो वोटिंग देने जाता है, उसकी इच्छा है, उसको रोक नहीं सकता। वो जिस जगह में जैसे वोट देना चाहता है वैसे वोट देता है। हम एक दिन के अंदर अंदर 10.5 लाख बूथ से काउंटिंग करके 8-10 घंटे में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। कितने भी मन में लोगों के शंकाएं रहें, लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि परिणाम ही प्रमाण है, तो ना ये सब आप लोगों के लिए है, सब जो लोग बीच बीच में शंका करते हैं उनके लिए है कि उन्हें क्या सोचना चाहिए। एक ही बात है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में जिस किसी को कोई डाउट हो, चुनाव के दौरान के बदले अब हमसे पूछें, बड़ा वेलकम है उनका। पूछें अब हमसे, हम जवाब देंगे। सर, बहुत बड़ी अपील की है आपने, ये बहुत बड़ी बात भी है कि आप इस समय भी कह रहे हैं कि आपका स्वागत है। निश्चित तौर से चुनाव आयोग ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं और ये वेलकम करना उसी का प्रमाण है। अगली आपका लक्ष्य क्या है? जम्मू कश्मीर के अलावा और भी जगह पर जो चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से तैयारियां हैं? जो लीगल प्रोविजंस हैं, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से 3 राज्यों में और चुनाव हैं इस बार, इस साल के अंत तक, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा। तो सब में अपने अपने समय से होंगे, वो निर्धारित प्रक्रिया है। बट इन पर्टिकुलर J&K को वी विल लुक वेरी डिफरेंटली एंड ट्राई एंड स्पीड इट अप इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सर। तो हमने बात की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से, जो इस समय भी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की अगर किसी गुंजाइश है किसी को सवाल उठाने की, तो अभी भी उनका स्वागत है। और चुनाव आयोग ने लक्ष्य तय कर लिया है अगले चुनाव का। यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि हम कदम दर कदम लोकतंत्र को मजबूत करते जा रहे हैं। कैमरामैन जैना के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और यौन शोषण मामले में जनता दल सेकुलर के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को राहत नहीं मिली है। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर दुष्कर्म का आरोप है। प्रज्वल को 10 जून तक SIT की हिरासत में भेजा गया है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद CISF अधिकारी कुलविंदर कौर ने कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। आरोप है कि किसानों के मुद्दों पर टिप्पणी करने को लेकर कुलविंदर कौर की कंगना रनौत से बहस हुई थी और फिर उन्होंने उन्हें थप्पड़ मार दिया। फिलहाल आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कर्नाटक में SC फंड घोटाला मामले में विपक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर मंत्री नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। आपको बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु में SC निगम फंड घोटाले में कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने राजभवन चलो मार्च निकाला। इस मार्च में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने CM सिद्धारमैया से इस्तीफे के साथ साथ मंत्रालय की भी इस्तीफे की मांग के साथ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।
तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से।